इतिहास के सुनहरे पृष्ठों पर साध्वी दीपा जी का नाम है। वह सुनहरे अक्षरों के अंदर हमेशा हमारे को लिखा हुआ नजर आएगा। साध्वी दीपा जी ऐसी साध्वी थी जिसने अपने जीवन के अंदर हर समस्या को समाधान में बदलने का प्रयास किया। निडर थी, डरने वाली नहीं थी। और जब वह विहार करती, विचरण करती, उनके साथ के अंदर 2-4 साध्वियां नहीं, प्राय 8 है, 12 है, 14 है, 18 है, 22 साध्वियों के साथ के अंदर वो विचरण करती थी। बड़ी प्रभावशाली साध्वी थी। और जब वह प्रवचन करती, उनके प्रवचन का इतना ज़्यादा प्रभाव और असर होता। बड़े बड़े राजा महाराजा, राव उमराव, मुसद्दी लोग हैं, ठाकर लोग हैं, साध्वी दीपा जी का प्रवचन श्रवण करने के लिए आते थे और उनके पास में बैठकर अपने जीवन की समस्या का समाधान है वो भी प्राप्त करते थे। साध्वी दीपा जी ने ऐसे ऐसे इतिहास का निर्माण किया जिस इतिहास को सुनकर, पढ़कर मन में एक रोमांच पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। साध्वी दीपा जी एक बार 1913 के अंदर जेठ महीने के अंदर 14 साथियों के साथ के अंदर मेवाड़ के आमेर शहर में पधारती है। गर्मी का बहुत ज्यादा प्रकोप था, फिर भी लोगों के मन के अंदर श्रद्धा और भक्ति है। वह गर्मी को भी एक तरह से दूर भगाने वाली थी। साध्वी दीपा जी जब 14 साथियों के साथ में आमेर के अंदर प्रवास करती है और उस समय आमेर से 1 कोस दूरी पर नदी के उस किनारे एक छोटा सा गांव, शेलागुड़ा गांव, और उस गांव के अंदर एक ही परिवार, राम का परिवार, पर वह परिवार आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सब दृष्टियों से परिसंपन्न परिवार था। उस परिवार का मुख्य व्यक्ति एक बार आमेर आता है और साध्वी दीपा जी के प्रभाव का जब उसको पता लगता है और वह व्यक्ति घी का काम करता था। प्रातःकाल शेलागुड़ा से घी का पिंपा लेकर, बर्तन लेकर उसको बेचने के लिए आमेर के बाजार में आता था। वह व्यक्ति अपने मन में संकल्प करता है, मैं साध्वी दीपा जी के प्रवचन का लाभ उठा सकूं, इतना समय मेरे पास में नहीं है, पर यह संकल्प करता हूं साध्वी दीपा जी जब तक आमेर में विराजेगी, सुबह आते समय और सायंकाल
वापिस जाते समय मेरे साथ भी दीपान जी के दर्शन और मंगल पाठ का श्रवण है, ये अवश्य ही करूंगा। शेला गुड़ा का वह व्यक्ति प्रातः 4 बजे उठ जाता और स्वयं मेहनत करता। घर के अंदर गायें और भैंसों की कोई कमी नहीं थी। प्रातः काल उठकर और सारे गायों और भैंसों को निराना, चराना, पानी पिलाने का काम करता और उसके बाद के अंदर स्वयं अपने हाथों से दूध का दोहन करता और दूध काढ़ने की कला के अंदर वह इतना ज्यादा माहिर था। और जब दूध की धाराएं आती, उनकी आवाज से ये पता लगने लग जाता कहाँ अब पो फटने वाली है और शेर साहब ने दूध निकालना है, वह प्रारंभ कर दिया है। पशुधन का दूध निकालने के बाद स्वयं रसोई में जाता और चूल्हे को तैयार करता, उस दूध को गर्म करता। गर्म करने के बाद जितना घर में उपयोग आना है उस दूध को अलग रख देता और दूध को ठंडा करता। उसके अंदर जावण देकर और उसको जमा देता था। सायंकाल भी उसका यही क्रम रहता और प्रातः काल सारा जो दही है और उस दही को बहुत बड़े चादे के अंदर डालकर सामने पट्टे पर बैठकर और उस दही को मथना है, ये प्रारंभ कर देता था। और उसका शारीरिक बल है वह इतना ज्यादा मजबूत था, 1 घंटे तक वह दही को लगातार मथता रहता। और जब वह दही मथता, जगड़ बिलोने की आवाज है वह आसपास के अंदर गूंजनी प्रारंभ हो जाती। सारे लोग हैं सतर्क हो जाते, तैयार हो जाते। शेर साहब अभी दही मथ रही हैं और छाछ बिलो रही हैं, हमारे को छाछ देने के लिए जाना है। 1 घंटे की मेहनत करने के बाद दही पर जो मक्खन का गोड़ा आता और उस गोड़े को अपने हाथों से उठाकर और पारात के अंदर रख देता। फिर उसमें ठंडा पानी डालकर और एक बार उसको और मथता, जिसके कारण उस दही के अंदर और मक्खन रह गया हो, सारा मक्खन है वह इकट्ठा हो जाता और जो मक्खन चादे के लग जाता वह अपने हाथ से सारे मक्खन को इकट्ठा करके और जितना भी मक्खन आता सारे मक्खन को वापिस परात के अंदर रख देता। और जो छाछ हो जाती अपने बेटे की बहू को कहती हैं, अरे बेटी ये छाछ हो गई है, अब जो भी छाछ लेने के लिए आए और सबको एक एक भगोना है, ये भरकर छाछ देते जाना। 36 कोम के लोग सुबह छाछ लेने के लिए वहां लंगर लगाकर खड़े हो जाते थे और वह तहे दिल से, खुले दिल से सबको छाछ है वह छाछ देती रहती। शेर साहब
मक्खन को लेकर और रसोई घर के अंदर जाके सुबह नाश्ते के अंदर जितना परिवार के अंदर मक्खन लगता उस मक्खन को अलग रख कर और जो मक्खन बच जाता उस मक्खन को गरम करते, जिसके कारण उसके अंदर जो छाछ रह जाती और वह अलग हो जाती और उस ताप के कारण उस मक्खन से पीली पीली केसर की तरह एक धारा है वह निकलनी प्रारंभ हो जाती और वह जो घी आता बड़ा सुगंधित घी आता, उस सारे घी को एक पीपे के अंदर भरकर और उस पीपे को माथे पर रखकर और आमेट के बाजार के अंदर वो बेचने के लिए चला जाता। जब भी जाता साध्वी दीपांजी के दर्शन करता, मंगल पाठ का श्रवण करता और उसके बाद के अंदर बाजार में जाता। सायंकाल घी बेचने के बाद वापिस आता और साध्वी दीपांजी के दर्शन करके अपने गांव शेलागुड़ा की तरफ रवाना हो जाता। ये क्रम उसका प्रतिदिन का चल रहा था और एक दिन ऐसा आता है रात के समय बरसात का मौसम हो जाता है, आसपास के गांवों के अंदर बरसात होने से कीचड़ का माहौल बन जाता है, गांव के अंदर आमेट में भी पानी भर जाता है। वह तत्काल सुबह जब घी बेचने के लिए आता, सूर्य प्रखरता के साथ के अंदर निकल कर आ जाता। साध्वी दीपांजी से मंगल पाठ का श्रवण करके वह बाजार में जाता है। बरसात होने से चारों तरफ कीचड़ होने से बरसात के कारण सारे बाजार के अंदर सोपा सा नजर आता है, क्योंकि आसपास के गांव के लोग हैं वो भी नहीं आती है। वह इंतजार करता रहता है कोई ग्राहक आए, पर कोई ग्राहक नहीं आता है, घी नहीं बिकता है तो मन के अंदर निराशा की भावना जग जाती। घी का बर्तन पीपा लेकर और वह वापिस ही अपने शेलागुड़ा गांव की तरफ रवाना होता है। साध्वी दीपांजी के 3 प्रदक्षिणा देकर और वो वंदना कर रहा है। साध्वी दीपांजी ने देखा उसके चेहरे पर चमक नहीं, निराशा के भाव है और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। साध्वी दीपांजी ने कहा क्या बात है, अरे आज चेहरे पर चमक क्यों नहीं? उस भाई ने कहा साध्वी श्री जी चमक आएगी कैसे, मैं व्यापार करने के लिए आया और यदि व्यापार अच्छा होता है तो चेहरे पर चमक भी आती है और यदि व्यापार नहीं होता है तो सारी चमक है वह गायब हो जाती है। आज मेरे घी का एक छांटा भी नहीं बिका, इसलिए चेहरे से चमक गायब हो गई है। यदि आप कृपा करके और आज मेरा घी का 12वां व्रत है, ये थोड़ा सा निपजा दो तो मेरे चेहरे पर अपने आप एक नई रौनक है वह आ जाएगी, चमक आ जाएगी। यह बात सुनकर साध्वी दीपांजी भी मुस्कुराने लग जाती है।
आसपास की अंदर नजर दौड़ाती है। साध्वियां खड़ी थी। साध्वी दीपांजी ने कहा, बोलो साध्वियों, घी खाने का मन हो रहा है क्या? और उस समय घी का बहुत ज्यादा महत्व था। साध्वी दीपांजी की वह बात सुनकर और साध्वियों ने कहा, महाराज आपका मन हो तो थोड़ा सा व्रत निपटा दो, इसका भी मन रह जाएगा। साध्वी दीपांजी का, अच्छा ये खाने का मन हो रहा, तो लाओ वह जो पात्र पड़ा है उसको उठा कर लाओ। साध्वियां पात्र लेकर आती है। साध्वी दीपांजी पात्र को जमीन पर रख देती है और उस श्रावक को कहती है, देख थोड़ा घी बहराना, शाम का समय है। उसने कहा, हाँ साध्वी श्री जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और वह पीपा हाथ में लेता है, ढक्कन है वह खोलता है और घी बहराने के लिए तैयार होता है। मन के अंदर बहुत ज्यादा आज प्रसन्नता के भाव उमड़ रहे थे, पर मेरे को अपने हाथों से आज घी का 12वां व्रत है ये दिख जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उसके मन के अंदर भावों का देख इतनी तेजी के साथ के अंदर बहता जा रहा है और वह एक तरह से भावों के अंदर बहना प्रारंभ करता है। और जब घी बहराने के लिए पीपे को थोड़ा सा खांगा करता है और क्या पता भावों के अंदर किस तरह से बह जाता है, और देखते देखते वो पूरा घी का बर्तन है एकदम ओंधा भर देता है। देखते देखते सारा जो पात्र है वह घी से लबालब भर जाता है। लगभग 2-3 शेर है और वो घी था। जब वह एक साथ के अंदर इतना घी बह रहा था तो सामने साध्वियां वो एकदम यो चमत्कृत हो जाता, ये क्या इतना घी बहरा दिया। और उस समय साध्वी मलकू जी और वह थोड़ी सी गर्म हो जाती है और कहती, अरे तेरे को पता नहीं लगता है शाम के समय इतना घी बहराया जाता है क्या? साध्वी मलकू जी का सहयोग देने के लिए साध्वी ज्ञाना जी, सुंदर जी, केता जी और जुम्मा जी, ये पांचों साध्वियां एक साथ के अंदर और उस भाई को कुछ तेज स्वर के अंदर शिक्षा देनी प्रारंभ कर देती है। उस समय साध्वी दीपांजी ने कहा, साध्वियों शान शान शान। अब बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं, और जो घी हमारे पात्र में आ गया है और वह घी वापिस ये ले जाने वाला नहीं है। पांचों साध्वियां थोड़ी सी शांत होती है और वह भाई भी एकदम यो घबरा जाता है, डर जाता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, सारा पीपा ओंधा कर दिया, सायंकाल का समय है और अब क्या होगा। वह भी डरने लग जाता है और वो कह रहा, महाराज मेरे को मंगल पाठ सुनाओ और मैं तो अपने गांव जा रहा हूं। रास्ते के अंदर नदी है और चंद्रभागा नदी, उसका जो पाट है वो भी बहुत लंबा चौड़ा है और जंगली जानवर है उनका भी बड़ा खतरा है और अंधेरा हो उससे पहले पहले मैं अपने गांव पहुंच जाना चाहता हूँ। साध्वी दीपांजी उसको मंगल पाठ का श्रवण करवाती और वह भाई तत्काल वहां से अपने गांव शेलागुड़ा की तरफ रवाना हो जाता है। घी का
भरा हुआ जो पात्र है वह सामने पड़ा। साध्वी दीपांगी ने 13 साध्वियों को अपने पास की अंदर बुलाया और कहा, बोलो साध्वियों, ये घी कौन पिएगा? सारी साथियों ने कहा, महाराज इतना घी है, ये कभी पिया जाता है क्या? अरे पानी होता तो हम एक एक टोक्सी है वह भरकर और पानी पी लेते, इतना घी तो पीना है यह असंभव और मुश्किल है। साध्वी दीपांगी ने कहा, अरे असंभव और मुश्किल क्या? अरे थोड़ी हिम्मत करो, साहस करो और इस घी को उठाओ, क्योंकि इतना घी है, अब इस घी को तो उठाना ही पड़ेगा। साथियों ने कहा, महाराज ये घी तो हमारे से नहीं किया जाता। तब साध्वी दीपांगी ने कहा, चलो कोई बात नहीं। अरे 2 साथियों, तुम्हें गोचरी के लिए जाओ। यह सुनते जिन साथियों को संकेत किया था और वो साथियां खड़ी होती है, जोड़ी तैयार करती है। साध्वी दीपांगी ने कहा, देखो गोचरी के अंदर आज तुम्हारे को 3 चीजें लेकर आनी है। किसी घर के अंदर यदि पीसी हुई शक्कर और मिश्री मिल जाए तो वह लेकर आनी। किसी घर के अंदर चने की दाल का पीसा हुआ आटा मिल जाए वह लेकर आना। और किसी घर के अंदर गर्मा गर्म कड़ी, मेवाड़ के अंदर उसको खाटा कहते हैं, वो यदि मिल जाए तो लेकर आना। दोनों साथियां हंसने लग जाती है और करे, महाराज आपने तो कह दिया और हम घरों में जाएंगे तो हमारी वहाँ कोई माएँ बैठी है क्या जो हमारे को शक्कर है और बेसन का आटा है और जो कड़ी है वो ठहरा देगी। साध्वी दीपांगी ने कहा, साथियों तुम ये भूल गई, श्रावक और श्राविकाएं होती हैं वो हमारे माता पिता के समान होती हैं, इसलिए हर घर के अंदर हमारे को अपने माँ का दर्शन होता है और तुम जाओ और लेकर आओ। साथियों ने कहा, महाराज आप कह तो दिया और ये चीजें नहीं मिलेगी तो? साध्वी दीपांगी ने कहा, साथियों यही बातें बनाती रहोगी या गोचरी के लिए भी जाओगी? आने माने मन से दोनों साथियां गोचरी के लिए रवाना हो जाती है। और योग ऐसा मिला, पहले घर के अंदर जाती है और उस घर के अंदर केवल एक अकेली बहन थी और वह बहन मन में चिंतन कर रही है, तब आषाढ़ का महीना लगने वाला है, ब्याह शादियां भी लगभग संपन्न होने वाली है और इन्हें 7 महीनों में इतनी शादियां हुई है। और पुराने जमाने के अंदर जब शादियां होती और जिस परिवार की बारात आती और वो परिवार वाले उस गांव के अंदर अपनी जाति की जो बहन और बेटियां होती उन सब के घरों के अंदर मिश्री है ये बांटी जाती थी, पुगाई जाती। उस बहन के वहां पर मिश्री का ढेर लगा हुआ था और मारे इतनी मिश्री में कब खाऊंगी, एक काम करूं इस मिश्री को पीस कर और डब्बा भरकर रख दूं तो 4 महीना मेरे को बाजार से शक्कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वह बहन मिश्री को
पीसने के लिए बैठ जाती है। सारी मिश्री पीसने के बाद और उसको बर्तन के अंदर इकट्ठा करके और अपने भीतर कमरे के अंदर रखने के लिए जाती है। उसका बर्तन उठाना हुआ और शादियों का प्रवेश करना हुआ। शादियों ने कहा बहने सुस्ती हो क्या? उस बहन ने कहा महाराज आज तो मैंने अभी तक चूल्हा भी नहीं जगाया और मैं तो आज इस मिश्री को पीसने की अंदर लग गई, देरी हो गई और आप कृपा कराइए, बहुत बड़ी बात है। साथियों ने कहा बहिनी जो भी सोचता हो और आराम से व्रत निपटा सकती हो। उस बहिनी ने कहा महाराज अभी तो कुछ भी नहीं है, केवल ये पीसी हुई मिश्री है और इसकी यदि आपको चाहना हो तो आप कृपा करें। साथियों को वही चाहिए था और वह पीसी हुई मिश्री देख कर साथियां चमक जाती है और कह साथी दीपा जी ने तो जो मुंह से शब्द निकाला था और वो बिल्कुल सही हो गया। अरे दीपा जी के तो लगता है मुंह में वचन सिद्धि है, इसलिए ये मिश्री आज हमारे को मिल रही है। साथियों ने कहा बहन चलो कोई बात नहीं है, मिश्री का ही व्रत निपटा लो। साथियां पात्र नीचे रख देती है और वह बहन भी उलट परिणामों के साथ में और डोबे भर भर कर और मिश्री है बहराना प्रारंभ कर देती है। और साथियां जितनी जरूरत थी उस मिश्री का व्रत निपटाने की और वहां से रवाना हो जाती है। दोनों साथियों के चेहरे पर नई चमक है, ये आनी प्रारंभ हो जाती है, निराशा दूर हो जाती है। पहले ये भावना थी ये चीजें कहाँ मिलेगी, पर प्रथम घर के अंदर ही जब मिश्री मिल जाती है तब उनके चेहरे पर अपनी आप ही एक चमक और दमक है, वह लौटनी प्रारंभ हो जाती है। साथियां अगले घर के अंदर गोचरी के लिए जाती है और बहुत बड़ा परिवार था। सायंकाल का समय था और शाम को घरों के अंदर कभी और खिचड़ी या खिचड़ा वह प्राय प्राय बनाया जाता था। घर के अंदर कड़ी है वह चूल्हे पर उकड़ रही थी और कड़ी तैयार होने के बाद उसको खीरे के ऊपर रख दिया जाता है और कड़ी के अंदर और ज्यादा उबाल है वह आना प्रारंभ हो जाता है। और जब कड़ी बनकर तैयार हो जाती है और उस कड़ी को उठाकर और एक बर्तन के ऊपर रख दी जाती है, कड़ी बनकर तैयार होती है और इतने में साथियों का और वहां पर वो उस कड़ी को ग्रहण करके आमेट के अंदर साध्वी दीपा जी के मुखारबिंद से निकला हुआ स्वर और उनकी वचन सिद्धि का एक नया सुनहला इतिहास का पृष्ठ है, वह सृजन करने के लिए साध्वियाँ घर में प्रवेश करती है और आमेट के अंदर निश्चित रूप से इतिहास का सुनहला पृष्ठ है, यह अंकित होकर रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।